Economic causes. The most important reason for the popular discontent was the economic exploitation by the British. The economic exploitation took the following forms: exploitation of economic resources. Agricultural India was made an economic colony to serve the interest of the industrial England. India was forced to export at cheaper rates raw materials like raw cotton and raw silk that the British industries needed urgently. Plantation products like indigo and tea and food grains, which were in short supply in Britain. India was made to accept ready made British goods either duty free or at nominal duty rates, while Indian products were subjected to high import duties in England. The Indian homemade goods were unable to compete with the cheaper machine made British products. This ruined the Indian industry, deprived the artisans of their income, and reduced the avenues of employment for labor. On the other hand, export of raw materials and food grains deprived India of her agricultural surplus and raised the practice of raw materials. Thus, the change in the nature of Indian trade became an instrumental form for exploiting India's resources. तो अंग्रेज़ों से नाराज़गी का सबसे प्रमुख कारण था कि जिस प्रकार से अंग्रेज सरकार हमारे भारत देश को एक इकोनॉमिक या एक एग्रीकल्चरल कॉलोनी बनाकर छोड़ दिया। ब्रिटिश ने केवल खुद का फ़ायदा देखा। उन्होंने हमारे किसानों को मजबूर कर दिया कि वह जो भी रॉ मटेरियल्स जैसा कॉटन हो गया, रॉ कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया, टी हो गया, इसको उगाकर सस्ते से सस्ते दाम पर ब्रिटिश के जो मिडिल मैन हैं, दलाल हैं, उनको बेच दिया करते थे। और यह रॉ मटेरियल्स यूरोप जाता, इंग्लैंड जाता, जहाँ पर वहाँ इन सब की बहुत ज़रूरत थी बड़े पैमाने पर। वहाँ पर जाकर ये फिनिश गुड्स बनते और इंडिया में आते। तो इससे इंडिया का दो प्रकार से नुकसान हुआ। एक तो सस्ते में हमारे रॉ मटेरियल्स वहाँ जा रहे हैं, दूसरा वहाँ से जो फिनिश गुड्स, मशीन मेड फिनिश गुड्स इंडिया में आते थे, वह हमारे भारतीय हैंडलूम से, हैंडमेड कपड़ों से बेहतर होते थे और सस्ते होते थे। एक तो ये कि फिर हमने हमारा जो मार्केट था, जो लोकल मार्केट था, इंटरनेशनल मार्केट था फिनिश गुड्स का, टेक्सटाइल का, हमने वो खो दिया। दूसरा ये कि जब इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में थी, यहाँ से रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड जाया करते थे, वहाँ के जो लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता था क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ थी। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाई। अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनाते तो हमारे जो नागरिक है, हमारे जो लोग हैं, उनको भी नौकरी मिलती और देश का भी भला होता और लोगों का भी भला होता। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं सोचा। अंग्रेज़ों ने केवल उनका खुद का फ़ायदा देखा है। सेकंड है ड्रेन ऑफ वेल्थ। टिल द बैटल ऑफ प्लासी 1757, द यूरोपियन ट्रेडर्स यूज्ड टू ब्रिंग गोल्ड इनटू इंडिया टू बाय इंडियन कॉटन एंड सिल्क। हाउएवर, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, the British stopped getting gold in India. They began to purchase raw material for the industries in England with the surplus revenues of Bengal and profit from duty-free inland trade. Thus began the process of plundering India's raw materials, resources and wealth by Britain. The transfer of wealth from India to England, for which India got no proportionate economic return, is called the drain of wealth. The drain included the salaries, incomes and savings of Englishmen, the British expenditure in India on the purchase of military goods, office establishments, interest on debts, unnecessary expenditure on the army, etc. तो ड्रेन ऑफ वेल्थ
किस प्रकार से ये इंडिया की जो दौलत है वो ड्रेन हुई। देखो, बैटल ऑफ प्लासी से पहले जब भी अंग्रेज़ इंडिया में आते थे, उन्हें यहाँ से इंडिगो या रॉ मटेरियल्स या स्पाइसेस या कॉटन खरीदना होता, तो इसके बदले में वह हमारे व्यापारियों को सोने की मुद्राएं देते थे, गोल्ड कॉइन्स देते थे, जो कि बहुत वैल्यूबल था हमारे लिए। लेकिन जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीत लिया, बंगाल को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया, तो वह बंगाल के जो रेवेन्यू आती थी, बंगाल से जो रेवेन्यू आती थी, वही रेवेन्यू का इस्तेमाल करते थे। बंगाल से जो पैसा उनको मिलता था, वही पैसा का वो उपयोग इन्वेस्टमेंट में करते थे, और यहाँ से हमारे सारे के सारे जो रॉ मटेरियल्स है वह यूरोप लेकर चले जाते थे। तो जितना फ़ायदा इंग्लैंड को इस व्यापार में हो रहा था, उतना फ़ायदा इंडिया को नहीं हो रहा था। इसलिए इसे इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। दूसरी बात यह है, यहाँ पर जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स तैनात थे, उनकी सैलरी इंडियन सोल्जर्स या इंडियन कामगारों से कई गुना ज़्यादा थी। तो जो भी कुछ पैसा इनका बचता था, यह पैसा, सरप्लस पैसा, वह अपने परिवारजनों को अपने घर इंग्लैंड में भेज दिया करते थे। तो इस प्रकार से जो पैसा इंडिया में रहना चाहिए था, इंडियन मार्केट में रहना था, वह अब्रॉड जाने लगा। फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बिल्डिंग्स बनाना है, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो है वो ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह, ब्रिटिशर्स को मिलते थे। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ने इंडिया को इकोनॉमिकली बहुत लूटा है, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज भी थे। द थर्ड पॉइंट इज डीके ऑफ द कॉटेज एंड handicraft industries. Heavy duties on Indian silk and cotton textile in Britain destroyed Indian industries. On the other hand, British goods were imported into India at a nominal duty. By the middle of the 19th century, export of cotton and silk goods from India practically ceased. The art of spinning and weaving, which for ages had given employment to thousands of the artisans, became extinct. The misery of the artisans was further compounded by the disappearance of their traditional patrons and buyers, the princes, the chieftains and the zamindars. तो तीसरी बात जो है जिसकी वजह से जो इकोनॉमिकल कॉजेज़ है जिससे हम अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, वो यह था कि जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थे, वह एक ज़माना ऐसा था कि पूरे विश्व में इंडियन टेक्सटाइल चलता था। इंडियन कॉटन, इंडियन सिल्क विश्व प्रसिद्ध था। हमारे जैसा जो बुनाई होती थी, इंटरवीविंग जो होती थी, वह और कोई नहीं कर पाता था। लेकिन वहाँ पर अभी एक मशीन बनी जो स्पिनिंग जेनी थी, वह अब बेहतरीन कपड़े बनाने लगे, सस्ते में कपड़े बनाने लगे। और तो और जब हम हमारे सिल्क और हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंग्लैंड जाते थे या यूरोपियन कंट्रीज़ जाते थे, यूरोपियन मार्केट जाते थे, तो इसके ऊपर बहुत ही भारी कर हमें भरना पड़ता था, बहुत ही भारी एक्साइज ड्यूटी, टैक्स भरना पड़ता था। जबकि इंग्लैंड से जो भी गुड्स यहाँ पर आते थे, उसके ऊपर या तो बिल्कुल ड्यूटी फ्री था या बिल्कुल नॉमिनल ड्यूटी था, जिससे वजह से क्या हो गया, अगर कंपैरेटिवली देखो तो उनके कपड़े, उनका फिनिश गुड्स हमारे कपड़ों से सस्ता हो गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके सारी की सारी हमारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी, सिल्क इंडस्ट्रीज़ थी, वह बंद होने लगी। तो जो बुनकर थे, जो वीवर्स थे, उनकी नौकरियां चली गईं। और तो और जो हमारे जो दौलतमंद जो प्रिंसेस थे, चिफ्टन्स थे, सरदार थे, धीरे धीरे उनकी जो आमदनी थी उस पर लगात लग गई थी, ब्रेक्स लग गए थे, जिसकी वजह से वह स्पॉन्सर्स नहीं करते थे, वह महंगे कपड़ों में दिलचस्पी नहीं दिखाने लगे। तो ऐसा करके धीरे धीरे जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो बंद होने लगी। चौथा कारण है इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ पीजेंट्री। द पीजेंट्स वर डिस्कंटेंट विद द ऑफिशियल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी and the consequent loss of their land. In fact, it was the peasantry that bore the heavy burden of taxes to provide money for the trade of the company, for the cost of administration and the wars of British expansion in India. For example, in Bengal, the land revenue was doubled the amount collected under the Mughals. Not even a part of this revenue was spent on the development of agriculture or on the welfare of the cultivators. Increase in the land revenue forced many peasants into indebtedness.
or into selling their lands. The traditional zamindars were replaced by merchants and moneylenders. These were landowners. These were merchants and these new landowners had no concern for the peasants. They pushed rents to exorbitant levels and evicted their tenants in case of non-payment. The economic decline of the peasants affected cultivation and led to many famines. तो चौथा कारण क्या है? जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, उनकी आर्थिक स्थिति का एकदम से घट जाना. एक ज़माना ऐसा था कि जो हमारा किसान था वो श्रीमंत था, वह बहुत अमीर हुआ करता था. मुग़लों के ज़माने तक का सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कब्ज़ा किया तो इन्होंने जो कर जो है, जो टैक्स जो है, उसको लगभग 2 गुना कर दिया, 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, जो ज़मीन के ऊपर जो टैक्स था. और ये सारा का सारा पैसा वह अपने मिलिट्री एक्सपेंशन पॉलिसीज़ में लगा दिए. ऐसा नहीं कि ये पैसा लेकर वह किसान का कुछ भला कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए नहर बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन ये पैसा उन्होंने अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने ही पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन में लगा दिया. तो धीरे धीरे करके जो किसान था उसके हाथ से ज़मीन खसक कर जो मनी लेंडर्स था उनके पास चले गया, क्योंकि किसानों को मनी लेंडर्स से उधार लेना पड़ता था और अगर उन्होंने पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वो ज़मीन उनके हवाले करनी पड़ती थी. और ऐसा करते करते सारी जो उनकी जो ज़मीन थी वह किसान के हाथ से जाकर व्यापारियों के हाथ में आ गई. और ये व्यापारी जो थे उनको खेती बाड़ी से कुछ लेना देना था नहीं. और इसकी वजह क्या हुई कि आगे चल के अनाज की इतनी कमी हो गई कि इंडिया में फेमाइन आ गया, सूखा आ गया, अकाल पड़ गया, खाने के लिए अनाज नहीं था. तो ये कारण बन गया लोगों को ब्रिटिश से नाराज़ होने का. The fifth economic reason for discontent with the British was the growing unemployment. The traditional rulers had given financial support to scholars, preachers, and men of arts. The coming of the British led to the decline of such rulers, and gradually their patronage came to an end. Thus, all those who depended on the patronage were impoverished. When the native states were annexed to the British dominion, thousands of soldiers and officials in administration, military, and judicial posts became unemployed because of the British policies, excluded the Indians from high posts. All these people became bitter enemies of the British rule in India. तो पांचवा कारण था जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी. बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ती जा रही थी? रोजगार कैसा था? जब लोकल चीफ्टन्स, लोकल इंडियंस राजकुमार जो थे वह अपनी रियासत में राज करते थे, तो वह अपने रियासत में जो कारीगर थे, जो आर्टिशंस थे, जो म्यूजिशियंस थे, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए उनको अपने कोर्ट्स में एम्प्लॉय करते थे कि ताकि उनका भी एंटरटेनमेंट हो जाए और ब्यूटिफिकेशन हो जाए. लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इन सब प्रिंसेस को, प्रिंसली स्टेट्स को एनेक्स कर लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया, वह इनके पास की जो आमदनी थी वो कम हो गई और ये जो आर्टिस्ट थे, जो म्यूजिशियंस थे, इनकी नौकरी चली गई. इसके अलावा जो इंडियन दरबार में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे, इंडियन ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनको हटाकर उनको रिप्लेस कर दिए ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ में, तो उनकी नौकरियां चली गई. ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे वह इंडियन सोल्जर्स को रिप्लेस कर दिए, तो ये सोल्जर्स की नौकरी चली गई. तो सोल्जर्स की नौकरी चली गई, जो नौकर चाकर थे उनकी नौकरियां चली गई, जो आर्टिस्ट थे उनकी नौकरियां चली गई. इस प्रकार से लाखों की संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे. और इन सब की वजह क्या थी? इन सब की वजह थी ब्रिटिशर्स. तो यह एक वजह बन गई जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वह ब्रिटिश के खिलाफ हो गए. फिर इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ इंडिगो कल्टिवेटर्स. इंडिगो ट्रेडर्स हैड हाईली profitable. Indigo trade was highly profitable to the British, but the condition under which the peasants had to work were inhuman. The peasants were forced to cultivate only indigo in the fields chosen by the British planters. If they planted anything else, their crops
वर डिस्ट्रॉयड एंड द कैटल वर कैरिड ऑफ एज पनिशमेंट। तो इंडिगो, इंडिगो मतलब नील। उस वक़्त सफ़ेद कपड़े बहुत हुआ करते थे, तो नील की बहुत आवश्यकता पड़ती थी। जो आर्मीज़ थे, यहाँ पर जनरली वाइट कपड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। उनके जो बैरक्स होते थे, बैरक्स में जो चादरें होती थी, सब चादरें जो है वाइट, जो हॉस्पिटल्स है उसमें वाइट, नर्सेज जो है वाइट, डॉक्टर्स जो है वाइट, ऐसे वाइट कपड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो वाइट के लिए, वाइट को चमकाने के लिए इंडिगो लगता था, इसलिए ब्रिटिशर्स ने कुछ किसानों को इंडिगो प्लांटर्स बना दिया और इनसे कहा कि उनको केवल और केवल इंडिगो ही उगाना है। अगर ये इंडिगो के अलावा कुछ और उगाते तो इनकी जो फसल है उसको जला देते, उसको नष्ट कर देते, और इनके पास जो भी कुछ जानवर है उस जानवर को उठाकर वो लेके चले जाते कि ताकि इन्हें एक सबक मिल जाए कि दोबारा ये ब्रिटिशर्स की बात न मानने की हिम्मत ना करे, ज़रूरत ना करे। देन द सेवेंथ रीज़न वॉज पॉवर्टी एंड फेमाइन्स। British economic exploitation, decay of indigenous industries, high taxation, the drain of wealth, stagnation of agriculture, and exploitation of the poor peasants reduced the Indians to extreme poverty. Famines ravaged the country in the second half of the 19th century. There were 12 major and numerous minor famines between 1976 and 85. The famines were a result of drought, other natural calamities, as well as bad administration. The British government did nothing to lessen people's misery. तो एक बार एक ज़माना ऐसा था जब इंडिया एक कृषि प्रधान देश था, एक बहुत ही प्रगतिशील देश था, सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, ऐसा देश था हमारा। लेकिन अब ये नौबत आ गई ब्रिटिश के राज्य में कि हमारा देश बिल्कुल गरीब हो गया, एकदम दीन दुखी हो गया। ये सब कारण था ब्रिटिश के जो पॉलिसी से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी। फिर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी उसका धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाना, ज़मीन पर टैक्स लगा देना, यहाँ से जो वेल्थ है उसको ड्रेन कर देना, एग्रीकल्चर को पूरा तरह से एक्सप्लॉइट कर देना। इस सब वजह की वजह से हम एक बहुत ही गरीब देश बन गए। फिर जो सूखा जो आया, एक ऐसा दौर आया 1765 से लेकर 1765 में और 1857 में ऐसा खतरनाक सूखा आया कि लाखों की संख्या में लोग भूख और प्यास की वजह से मरने लगे थे। लेकिन इतनी बुरी स्थिति होने पर भी ब्रिटिशर्स ने हमारी कोई मदद नहीं करी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया ब्रिटिश से नाराज़गी का। और डिक्लाइन ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, ये भी इकोनॉमिक कॉजेज़ में आता है। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी मतलब जो ज़मींदार थे, जो नवाब थे, जो छोटे मोटे रियासत के राजा थे, इनको हम लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी विच इंक्लूडेड द तालुकदार्स एंड द हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर एस्टेट, इनसे इनकी ज़मीन छीन ली गई उनसे। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इनाम कमीशन 1852, 20,000 estates were confiscated when the landlords failed to produce evidence like title deeds by which they held the land. तो एक ऐसा नया कानून बना था उस ज़माने में, उसको इनाम कमीशन कहते हैं 1852 में। तो लगभग 20,000 ऐसे स्टेट थे जिनके पास, जो स्टेट होल्डर्स थे, उनके पास इनके कागजात नहीं थे ये साबित करने के लिए ये ज़मीन उनकी है। तो इनसे ये ज़मीन छीन ली गई। These confiscated lands were sold by public auction to the highest bidders. Such estates were usually purchased by merchants and moneylenders who did not understand the need for tenants and exploited them. This drove the landed aristocracy to poverty without benefiting the peasants, which suffered under the weight of exorbitant land revenues. तो इतने ऐसी नौबत आ गई कि इनसे जो ओरिजिनल ज़मींदार थे उनसे ज़मीन छीन कर इसको पब्लिक ऑक्शन कर दिया गया, नीलामी कराई गई। जिसने भी हाईएस्ट बिडिंग किया उसको ये ज़मीन बेच दी गई। और अक्सर ये दौलतमंद जो व्यापारी थे उनके पास ये ज़मीन आने लगी। ये व्यापारी को किसान से और खेती से कुछ लेना देना नहीं था,
किसान की समस्या वो समझ ही नहीं सकते थे। तो ना किसान का इसमें कोई फ़ायदा हुआ, ना खेती का कोई फ़ायदा हुआ। इस वजह से हमारे जो देश है वह बहुत बुरी अवस्था में पहुंच गया था।